मेरा नाम आर्यन है। मैं बहुत गरीब था। मैं एक बड़े से बंगले में चौकीदार की नौकरी किया करता था। मुझे ये नौकरी बहुत मुश्किल से मिली थी। मेरे लिए ये नौकरी बहुत अहम थी क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था। मेरी फैमिली गांव में रहती थी। वैसे तो हम दो भाई थे, लेकिन मेरा छोटा भाई जन्म के समय से ही लंगड़ा था। उसकी टांगों में पोलियो था, इसलिए वह हमारी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सकता था। मेरे पिता काफ़ी बीमार हो चुके थे। उन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत थी। माँ लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करके घर का गुजारा चला रही थी। अब मैं जवान हो गया था। आखिर मैं कब तक अपनी माँ से ये काम करवा सकता था। इसीलिए मैं काम ढूंढने के लिए शहर आ गया था। कई महीनों तक मैंने यहाँ पर धक्के खाए थे। मेरे गांव का ही एक दोस्त शहर में काम करने के लिए आया था, मगर वह एक फैक्ट्री में काम करता था। मुझे फैक्ट्री में काम नहीं मिला क्योंकि वहाँ वर्कर्स की ज़रूरत नहीं थी। मुझे उम्मीद थी कि मैं अपने दोस्त के साथ ही उसी फैक्ट्री में काम करूँगा, लेकिन काफ़ी समय तक भटकने के बाद भी मुझे वहाँ काम नहीं मिला। तब मेरे दोस्त ने मुझे इस बंगले के बारे में बताया कि इसके मालिक को एक भरोसेमंद चौकीदार की ज़रूरत है। फिर यहाँ के मालिक ने मुझे नौकरी पर रख लिया था। मुझे इस बंगले में चौकीदारी करते हुए 1 साल हो गया था। यह बंगला एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का था। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहाँ रहा करते थे और काम के सिलसिले में विदेश आना जाना लगा रहता था। इसलिए उन्होंने अपने ड्राइवर, नौकर और यहाँ तक कि चौकीदार को भी भरोसेमंद रखा था, ताकि उनके पीछे उनके घर में कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। वैसे तो उनके घर के चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए थे, लेकिन मालिक अपनी बेटी को लेकर सबसे ज़्यादा फिक्रमंद रहते थे। वे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम सनाया था। कहने को तो सनाया मैडम के साथ उसकी माँ भी घर में रहती थी, मगर मालिक फिर भी उनकी बहुत चिंता करते थे। सनाया मैडम बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, लेकिन जब से मैंने यहाँ नौकरी शुरू की थी, मैंने देखा कि वह बहुत बीमार रहती थी। मुझे यहाँ के एक पुराने चौकीदार ने बताया कि सनाया मैडम विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके आई हैं और वो पिछले 2 साल से बीमार हैं। मालिक ने बड़े बड़े डॉक्टर से उनका इलाज करवाया, यहाँ तक कि विदेश भी ले गए, मगर उनकी बीमारी का पता नहीं चल पाया। मालिक के फैमिली डॉक्टर थे जिनका नाम डॉक्टर त्यागी था। मालिक हर बार उन्हीं से उनकी बेटी की सेहत के बारे में पूछते थे। मालिक की बेटी लाखों में एक थी। मैंने उन्हें 1-2 बार देखा था। जब मैं यहाँ नया था, तब वह नौकरानी के साथ गार्डन में टहलने आती थी। नौकरानी उन्हें पकड़कर टहलाती थी। वह बहुत कमज़ोर लगती थी, पर अब तो उनकी हालत ऐसी भी नहीं थी कि वह खड़ी हो भी सके। वह इतनी बीमार हो गई कि सिर्फ अपने बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था, तब मेरे दिल में ख्वाहिश उठी कि काश मेरी ज़िंदगी में भी सनाया मैडम जैसी खूबसूरत लड़की हम सफ़र बनकर आ जाए। जब मैंने पहली बार गार्डन में टहलते हुए देखा, तो उनकी चाल ऐसी थी कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। उनका एक एक अंग खूबसूरती से भरा हुआ था। पूरा 1 साल बीतते बीतते मालिक को मुझ पर बहुत भरोसा हो गया था, क्योंकि मैं किसी भी नए इंसान को बिना जांच पड़ताल और पूछताछ के अंदर नहीं आने देता था। मालिक का कहना था कि जिस दिन से मैंने तुम्हें चौकीदारी पर रखा है, उस दिन से कोई भी ऐसा इंसान घर में नहीं आया जिसने किसी तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश की हो। अमीर लोगों के तो बहुत सारे दुश्मन होते हैं, इसलिए मैं मालिक का भरोसेमंद और उनका फेवरेट चौकीदार बन गया था। वह मुझसे ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं करते थे। मेरे लिए तो सनाया मैडम सिर्फ एक ख्वाहिश की तरह थी। मैं कहाँ और वह कहाँ, मैं बस उनके बारे में सोच ही सकता था। लेकिन अब वह इतनी बीमार रहने लगी कि मुझे भी उनकी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि पिछले 1 महीने से वह पागल जैसी हरकतें करने लगी थी। घर के नौकरों से उनकी हालत के बारे में पता चलता था। घर में 2 नौकर और बाकी सारी नौकरानियां काम करती थी, तो मेरी बातचीत उनसे होती रहती थी। यह सुनकर मैं बहुत डर गया था। जब भी मैं सनाया मैडम के बारे में सुनता, तो मेरे दिल में उनके लिए बहुत रहम आता। भगवान जाने उन्हें कैसी बीमारी हो गई थी कि उनका इलाज भी संभव नहीं था। कुछ दिनों बाद मालिक ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी जगह दूसरा चौकीदार रख रहा हूँ। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, मालिक आप ये क्या कर रहे हैं?
क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? ये नौकरी तो मेरा रोजगार है, मुझे तो कहीं और इससे अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं। मेरी बात सुनकर मालिक बोले, तुम परेशान मत हो, दरअसल तुम बंगले के बाहर की चौकीदारी करते हो। मुझे एक और चौकीदार की ज़रूरत है। मुझे इस घर के नौकरों में कुछ गड़बड़ी नज़र आ रही है। कहीं ये लोग मेरे पीछे मेरी बेटी के कमरे में तो नहीं जाते। तुम्हारी मालकिन भी सारा दिन कहीं न कहीं बिजी रहती हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी के कमरे के बाहर चौकीदारी करो और मैं बंगले के बाहर के लिए दूसरा चौकीदार रख लूँगा। उन्होंने कहा, तुम्हें नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम सनाया के कमरे के बाहर पहरा दिया करो। मालिक की बात सुनकर मेरी जान में जान आई। मुझे इस काम से भी कोई एतराज़ नहीं था। मालिक ने कहा, मुझे तुम्हारे जैसे ही एक भरोसेमंद चौकीदार की ज़रूरत थी। अगर तुम किसी को जानते हो तो मुझे बताना। मैंने मालिक को अपने एक दोस्त के बारे में बताया जो शहर में रहता था और काफ़ी दिनों से बेरोजगार था। मालिक ने उससे पूछताछ की और फिर उसे बंगले के बाहर की चौकीदारी के लिए रख लिया। अब मैं सनाया मैडम के कमरे के बाहर पहरा देने लगा। सनाया मैडम बहुत ज़ोर ज़ोर से खांस रही थी। उनके गले में अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। ये देखकर मैं डर गया। मैंने कभी किसी औरत को इस तरह तड़पते नहीं देखा था। कभी कभी मैं चोरी चुपके उनके कमरे में झांक लिया करता था। आज भी वह बहुत ज़ोर ज़ोर से खांस रही थी। मैं कमरे में झांकने ही वाला था कि अचानक मालिक दौड़ते हुए आए और अपनी बेटी को दवाई देने लगे। उसके बाद सनाया मैडम की आवाज़ आना बंद हो गई। शायद दवाई पीने के बाद उन्हें थोड़ा आराम आ गया था। मालिक कमरे के बाहर आए और मुझसे बोले, आर्यन, मैं कपड़े बदलने के लिए जा रहा हूँ। तुम नौकरों से जाकर कहो कि वह जल्दी से गाड़ी निकाल ले, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। मालिक की बात सुनकर मैं डर गया। पता नहीं मालिक क्या करने वाले हैं। मैंने ड्राइवर से कह दिया कि गाड़ी निकाल ले, क्योंकि मालिक अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। लगभग 2 घंटे बाद मालिक वापस आए। मैं आमतौर पर उनके निजी मामले में दखल नहीं देता था, लेकिन उस दिन मैंने ड्राइवर से पूछ लिया कि मालिक कहाँ गए थे। ड्राइवर ने जो बात बताई उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने बताया कि मालिक ने अखबार में एक खबर छपाई है कि जो भी उनकी बेटी का इलाज करेगा उसे इनाम में 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये खबर शहर के सभी डॉक्टर के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं थी। 5 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती हैं, लेकिन मालिक के लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि वह शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में गिने जाते थे। वैसे भी एक पिता के लिए उसकी बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। मैं सोचने लगा, काश मैं डॉक्टर होता। मैं सनाया मैडम का इलाज करता और जिंदगी भर की कमाई एक बार में ही कर लेता। कहते हैं कि इंसान अगर सच्चे दिल से कोई ख्वाहिश करता है तो भगवान उसे ज़रूर पूरा करते हैं। उन्हीं दिनों में यही सोचता रहता था कि आखिर सनाया मैडम का इलाज कैसे संभव होगा। मालकिन ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि मैं सनाया मैडम के कमरे के अंदर किसी भी नौकर को न जाने दूं। उनके कमरे में केवल मालिक और मालकिन ही जाते थे, या कभी कभी डॉक्टर। किसी और को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। एक दिन डॉक्टर त्यागी बंगले के मालिक से मिलने आए, लेकिन इस बार वह अपने साथ एक अजीब से आदमी को भी लाए थे। उन दिनों मालिक छुट्टियों पर थे, इसलिए घर में ही ज़्यादा समय बिता रहे थे। डॉक्टर त्यागी के साथ आया आदमी बहुत ही अजीब लग रहा था। उसकी हालत किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। उसकी आंखें गोल्डन रंग की और उनके बाल बहुत ही लंबे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई तांत्रिक है। हालांकि उसने आम आदमी जैसे कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी शक्ल सूरत अलग ही थी। डॉक्टर त्यागी ने बताया कि यह तांत्रिक दावा कर रहा है कि वह सनाया मैडम का इलाज कर सकता है। उसने अखबार में छपी 5 करोड़ की इनाम वाली खबर पढ़ी थी और इसलिए आया था। मैं यह सुनकर और भी हैरान हो गया। क्या कोई तांत्रिक सनाया मैडम का इलाज कर सकता है? विदेश के नामी डॉक्टर भी उनकी बीमारी का पता नहीं लगा पाए थे, तो वह तांत्रिक भला क्या कर सकता है? लेकिन वह बार बार कह रहा था कि वह उन्हें पूरी तरह से ठीक कर देगा। डॉक्टर त्यागी किसी काम से चले गए, लेकिन वह तांत्रिक वहीं बैठा रहा। उसने मालिक से सनाया मैडम के कमरे में जाने की अनुमति मांगी। मालिक उसे अंदर ले गए और मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही मैं अंदर जाने वाला था, तांत्रिक ने मुझे अजीब नज़रों से घूरा और मालिक से कहा, इस लड़कों को बाहर भेज दीजिए, मुझे आपसे आपकी बेटी से इलाज से जुड़ी एक ज़रूरी बात करनी है। मालिक ने मुझे इशारे से बाहर जाने के लिए कहा।
मैं बाहर तो आ गया, लेकिन बंगले के हर कोने के बारे में जानता था। मैं दरवाजे के पास छिपकर खड़ा हो गया ताकि उनकी बातें सुन सकूं। तांत्रिक ने पहले सनाया मैडम को बहुत गौर से देखा, फिर उसने मालिक से कहा, देखिए बड़े साहब, आपको मेरी बात बुरी लगेगी और इससे आपके दिल को ठेस भी पहुंचेगी, लेकिन आपकी बेटी का इलाज दवाई से संभव नहीं है। मालिक ये सुनकर चौंक गए। तांत्रिक ने आगे कहा, अगर आप अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं तो उसकी शादी करनी होगी। मालिक को इस पर कोई एतराज़ नहीं था। हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी की शादी हो, लेकिन उन्होंने पूछा, क्या शादी के बाद मेरी बेटी पूरी तरह ठीक हो जाएगी? मालिक इस आदमी पर भरोसा नहीं कर रहे थे। उन्हें शक था कि वह सिर्फ पैसों के लिए झूठ बोल रहा है। तभी तांत्रिक ने कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर मालिक और मैं दंग रह गए। उसने बताया कि सनाया मैडम का जन्म कब हुआ था, किस जगह हुआ था और यहाँ तक कि उनका पहला एक्सीडेंट लंदन में कब और कैसे हुआ था। मालिक को उस पर भरोसा होने लगा, क्योंकि उसने ऐसे गहरे राज बता दिए थे जिन्हें बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन फिर उसने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मालिक आग बबूला हो गए। तांत्रिक ने कहा, आपकी बेटी की शादी किसी अमीर आदमी से मत करे, बल्कि किसी गरीब आदमी से करे, किसी ऐसे इंसान से जिसने बचपन से ही बहुत तकलीफें देखी हो, किसी ऐसे शख्स से जो आपकी बेटी को खुश न रख सके। मालिक ये सुनते ही गुस्से से लाल हो गए। ये बात सुनकर मालिक का मन किया कि वह उसका मुंह तोड़ दे। वह पागलों जैसी बातें कर रहा था। सनाया मैडम पहले से ही इतनी ज़्यादा बीमार थी कि वह अपने आप में एक बड़ी परेशानी थी, मगर उसकी शादी अगर किसी गरीब लड़के से हो गई तब वह और ज़्यादा परेशान हो सकती थी, क्योंकि मालिक ने शुरू से ही उन्हें एक लग्जरी लाइफ दी थी। फिर शादी करना कोई मजाक की बात नहीं थी, बल्कि ये सारी ज़िंदगी का फैसला होता है। इसलिए सनाया मैडम किसी गरीब इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। इस दुनिया में गरीबों की कोई कमी नहीं है। गरीब से गरीब रिश्ता उन्हें अपनी बेटी के लिए मिल सकता था, मगर वह एक अमीर पिता होते हुए अपनी बेटी को गरीबी भरी जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकते थे। उस आदमी ने कहा, अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हो तभी आपकी बेटी ठीक होगी और उसका इलाज भी मुमकिन हो पाएगा, वरना आप अपनी बेटी को इस हाल में देखते रहेंगे और फिर एक दिन वह इस दुनिया से चली जाएगी। मालिक ये बात सुनकर परेशान हो गए थे और गुस्से से पागल भी। उन्होंने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को किसी गरीब इंसान के पल्लू बांध दूं ताकि उसकी ज़िंदगी खराब हो जाए? इससे अच्छा तो यही है कि वह इसी तरह बीमार पड़े पड़े ही मर जाए। मगर मैं अपनी बेटी की शादी किसी गरीब अनपढ़ जाहिल से नहीं करूँगा। वह आदमी कहने लगा, अब आपकी मर्जी है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी बेटी की शादी ऐसे ही किसी गरीब लड़के से करें जिसके साथ आपकी बेटी परेशान रहे। कुछ ऐसे गरीब लोग भी होते हैं जो गरीबी में भी खुशी खुशी अपना गुजारा कर रहे हैं। आप अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा रिश्ता तलाश करें जो आपकी बेटी को गरीबी में जरूर रखे, मगर उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करे और आपकी बेटी वहाँ पर भी खुश रह सके। लेकिन आपकी बेटी का इलाज सिर्फ और सिर्फ इसी में है कि आप उसकी शादी कर दे, वरना जानते हैं कि आपकी क्या होगा। उसने कहा, आप मेरे हुलिये पर मत जाइए, मैं बहुत पहुंची हुई चीज़ हूँ। यह कहकर वह खामोश हो गया। फिर उसने न जाने मालिक से क्या बात कही, मुझे पूरी बात सुनाई नहीं दी। मालिक तो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे, मगर फिर अचानक उस आदमी की बात सुनकर वह सुकून से हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस आदमी की सारी बातों पर रजामंद हो गए हैं। थोड़ी देर बाद तांत्रिक कमरे से निकलकर चला गया। तांत्रिक के जाने के बाद मालिक ने मुझे इशारे से अपने कमरे में बुलाया और वह खुद भी अपने कमरे में जा चुके थे। मैं उनके पीछे पीछे उनके कमरे में चला गया। मालिक ने मुझे कमरे का दरवाज़ा बंद करने को कहा और खुद सोफे पर बैठ गए। उन्होंने मुझे भी अपने सामने बैठने के लिए कहा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह मुझसे इतनी बड़ी बात करेंगे। वह मुझसे मेरी फैमिली के बारे में पूछने लगे, मेरे गांव के बारे में पूछने लगे और कहने लगे, आखिर तुम कहाँ तक पढ़े हो? तुमने क्या काम किया है? तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? उन्हें मेरी पूरी फैमिली की डिटेल चाहिए थी। एक एक करके उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल कर दिए थे। मैंने एक एक करके उन्हें उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम देखने में अच्छे हो,
तुम गरीब हो, बस इसलिए अपने स्टैंडर्ड के कपड़े पहनते हो। लेकिन अगर तुम अमीर होते और अमीरों जैसे कपड़े पहनते तो तुम बहुत अच्छे लगते। हालांकि तुम अभी भी अच्छे लगते हो। वैसे तो हमारे घर में बहुत नौकर हैं, लेकिन तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। हमेशा तुमने इस बंगले की इज्जत की खातिर काफ़ी कुछ किया है। तुमने अपने काम को भी अपना कर्तव्य समझा है। मैं तुमसे बहुत खुश रहता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मालिक को क्या हो गया है। वह अचानक मुझसे ऐसी अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे थे। मुझे जल्दी समझ आ गया था कि वह अचानक मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहे थे, मगर मैं तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। मेरे सारे घर वालों के बारे में पूछने के बाद उन्होंने मुझसे एक अजीब सी बात कही। वह कहने लगे, मैं तुम्हें कल को 10 लाख रुपए दूंगा, वह तुम अपने घर भिजवा देना। तुम्हारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। मालिक की बात सुनकर तो मैं दंग रह गया था। हालांकि मुझे इस बात से खुशी भी हो रही थी, क्योंकि 10 लाख की रकम मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैं समझ गया था कि मालिक मुझसे क्या चाहते हैं, क्योंकि वह मुझे अपनी बेटी के लिए पसंद करना चाह रहे थे। सबसे ज़्यादा भरोसा उनका मुझ पर ही था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए मुझे पसंद किया था। उनका कहना था कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाएगी तो उसकी सेहत भी ठीक हो जाएगी। आर्यन, मेरे बेटे, क्या तुम मेरी बेटी सनाया से शादी करने के लिए तैयार हो? मुझे उम्मीद है कि तुम इनकार करके मुझे निराश नहीं करोगे, बल्कि इकरार करके खुश कर दोगे। मालिक का बदला हुआ बर्ताव देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए थे। मालिक को इस तरह से मोम बनते हुए देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि वह अपनी बेटी के लिए मुझसे कितनी बड़ी बात कर रहे थे। हालांकि उनकी बेटी और मुझ में जमीन आसमान का फर्क था, मगर मैंने हिम्मत से काम लेते हुए मालिक की बेटी से शादी करने के लिए हाँ कर दी। वह बीमारी में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मुझसे शादी करने के बाद आखिर मैडम की बीमारी कैसे दूर होगी, जबकि मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ। ना तो मैं ज़्यादा अच्छा था और ना मुझ में ऐसी कोई क्वालिटी थी जिससे मैं सनाया मैडम के लिए परफेक्ट बनता। मैं किसी हाल में भी सनाया मैडम से शादी करने के लिए इनकार नहीं कर सकता था, बल्कि मैं तो उन्हें पहले ही दिन से पसंद करता था। लेकिन वह बीमार थी और मुझे इस बात से बहुत डर महसूस हो रहा था, मगर मालिक के होते हुए मैं खुद को बहुत मजबूत महसूस करने लगा। मेरी शादी मालिक की बेटी के साथ फिक्स हो गई थी और मैंने ये खबर अपने पेरेंट्स को भी दे दी थी, तो वे लोग भी बहुत खुश हुए थे। मालिक ने यह खबर भी न्यूज़ चैनल और अखबार में छपवा दी थी कि वह अपनी बेटी सनाया की शादी अपने घर के ही गरीब चौकीदार से कर रहे हैं। ये बात मालिक के लिए बड़े दुख की थी। जाहिर सी बात है, मैं उनके और उनकी बेटी के लिए परफेक्ट नहीं था, जबकि मैं तो गांव का रहने वाला एक गरीब लड़का था। मगर इसके बावजूद मालिक की बेटी की बीमारी ने उन्हें अपने बेटी का रिश्ता जोड़ने पर मजबूर कर दिया था। जब यह खबर शहर के बड़े बड़े लोगों तक पहुंची तो वे तरह तरह की बातें करने लगे। वे कह रहे थे, पता नहीं इस आदमी की बेटी में ऐसी क्या कमी है जो वह अपनी बेटी की शादी एक गरीब इंसान से कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि मेरी और सनाया मैडम की शादी में अब केवल 15 दिन रह गए थे। इन 15 दिनों में धीरे धीरे उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। ये देखकर मालिक भी हैरान थे और उन्हें खुशी भी थी कि उनकी बेटी की तबीयत ठीक हो रही है। 15 दिन पूरे होने तक उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई थी। बस उन्हें थोड़ी बहुत कमजोरी का एहसास हो रहा था। मैं भी ये सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि आखिर सनाया मैडम की तबीयत किस तरह से ठीक हो रही है, क्योंकि न तो उनका खान पान बदला था और ना ही वे कोई दवाई खा रही थी। मुझे लगा कि मेरी शादी सनाया मैडम के साथ एक साधारण तरीके से होगी, मगर मालिक ने तो काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी थी। शादी में एक दिन पहले मालिक ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे कि वे मुझसे एक व्यक्तिगत बात करना चाहते हैं और मुझसे एक वादा लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा, तुम जानते हो कि मैं अपनी बेटी की शादी चोरी छिपे नहीं कर रहा, बल्कि सारे ज़माने को ये बात पता है। मैंने सबके सामने तुम्हें अपना दामाद स्वीकार किया है। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ धोखा नहीं करोगे। मालिक की इस बात ने जहाँ मुझे परेशान कर दिया, वहीं उनकी एक शर्त ने मुझे पागल बना दिया था। ये शर्त पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रखने की थी। दरअसल मालिक की ये शर्त थी कि मैं उनकी बेटी से शादी तो कर रहा हूँ, मगर रात के समय
अपना घर छोड़कर बंगले की नाइट ड्यूटी किया करूँगा। इस बात ने मुझे और भी परेशान कर दिया, क्योंकि मैं पहले भी चौकीदारी करता था, मगर अभी तक मैंने नाइट ड्यूटी नहीं की थी। रात के समय में अपने किराए के घर में चला जाता और बंगले में रात के समय नाइट ड्यूटी करने के लिए कोई चौकीदार नहीं रखा गया था। मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही थी कि मालिक ने अब तक किसी चौकीदार को रात की ड्यूटी के लिए क्यों नहीं रखा, और अब जब उनकी बेटी की शादी हो रही है तो उन्हें अचानक मेरी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। मालिक ने मुझसे कहा, दरअसल मेरी बेटी की बीमारी ने मुझे परेशान कर दिया है। हालांकि अब वह बेहतर हो गई हैं, मगर मुझे कुछ लोगों पर शक हो रहा है। बस इसी वजह से मैं तुमसे नाइट ड्यूटी करवा रहा हूँ। ये एक खास मकसद है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे आगे यह शर्त रख रहा हूँ। भले ही उनकी बेटी अब इस बंगले में नहीं होगी, मगर मालिक मुझसे पहले की तरह ही चौकीदारी करवाना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम रात को नाइट ड्यूटी कर लोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा। इसके बदले में मैं तुम्हें डबल सैलरी दिया करूँगा, दिन और रात दोनों की मिलाकर। बस शर्त यह है कि तुम्हें अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे। 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं करनी है। मालिक की बात सुनकर मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठे, मगर मैं उनके अंदाज को समझता था। वे हमेशा इसी तरह बातें किया करते थे, कभी पूरी बात नहीं बताते थे। मुझे पता था कि उनकी इस शर्त के पीछे भी कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। अगले दिन मेरी शादी सनाया मैडम से हो गई। अपनी बेटी की शादी पर दोनों माता पिता बहुत रोए। मालकिन का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वे मेरे आगे हाथ जोड़कर कह रही थी, बेटा मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। मालिक भी आंखों में आंसू थे। आज उनकी इकलौती बेटी की शादी हो रही थी और उनकी विदाई भी, इसलिए उनका रोना बनता है। आज मेरी पहली रात थी, लेकिन मालिक ने मुझे अपनी पत्नी के पास जाने से नहीं रोका, बल्कि खुशी खुशी मुझे इजाज़त दी। उन्होंने कहा, तुम जाकर मेरी बेटी का ख्याल रखो और उसे दवाइयाँ भी समय पर देते रहना। कल से तुम आकर यहाँ नाइट ड्यूटी करना, और हाँ, अगर तुम कुछ भी अजीब देखो तो मुझे ज़रूर बताना, चाहे रात का कितना भी समय क्यों ना हो। मैं मालिक से इजाज़त लेकर अपने घर आ गया। सनाया मैडम तो पहले ही मेरे दोस्त की पत्नी के साथ मेरे घर आ गई थी। मेरा छोटा सा घर उनकी राह देख रहा था। मैं घर आया तो मेरी पत्नी दुल्हन बनी बैठी हुई थी। मैं उनके पास जाने से डर रहा था, क्योंकि एक तो मैं सिर्फ एक चौकीदार था, जबकि वह बचपन से महारानी की तरह पली बड़ी थी। उनकी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं रही थी, मगर मैं तो एक मामूली आदमी था। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मेरी पत्नी ने मेरा स्वागत किया। उनकी तबीयत पहले से बेहतर लग रही थी। वह मुझे देखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। इसका मतलब यह था कि वे मुझसे शादी करके खुश थी। उन्होंने न तो मुझे गरीब होने का ताना दिया और न ही कोई शिकायत की। वे एक आम पत्नी की तरह मेरी सेवा की बातें करने लगी। मुझे एहसास हुआ कि वे एक अच्छी पत्नी बनने की काबिल हैं। मैंने उनके साथ अपनी ज़िंदगी की हसीन शुरुआत कर दी थी, मगर उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। मुझसे रहा नहीं गया। सुबह के समय मैंने उनसे सवाल कर लिया, आपको मुझसे शादी करने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि आपका तो सपना रहा होगा कि आपकी शादी किसी अमीर आदमी से हो। उन्होंने जवाब दिया, मेरे लिए तुमसे शादी करना ही भलाई थी। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो मेरी सेहत और ख़राब हो जाती। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, बस इसी वजह से मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। मुझे भी ये बात समझ नहीं आई कि आखिर मुझसे शादी होने के बाद सनाया मैडम की तबीयत ठीक कैसे होने लगी। इसमें कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी, मगर मैं यह नहीं जानता था कि अब भी सच्चाई मेरे सामने आनी बाकी थी। मैं तो इस बात से खुश था कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी और जिसे मैं हमेशा चाहता था, जिसके बारे में मैं हमेशा ख्वाहिश रखता था, अब वह मेरी पत्नी बन चुकी थी और उसने भी मुझे खुले दिल से स्वीकार कर लिया था। सुबह से रात कैसे हो गई मैं नहीं जानता। शाम के तुरंत बाद ही मैं अपने घर से निकल गया और मालिक के बंगले की तरफ पहुंच गया। बंगले के अंदर जाते ही मेरी बहुत इज्जत हो रही थी, क्योंकि मैं अब इस घर का दामाद बन चुका था। मालिक ने मुझे नाइट ड्यूटी करने के लिए कहा था, लेकिन अब मालिक ने मुझे एक और अजीब बात बताई। उन्होंने कहा, तुम्हें बाहर किसी को भी ये जाहिर नहीं करना है कि तुम यहाँ नाइट ड्यूटी करने के लिए आए हो। बंगले के बाहर जो छोटा सा
सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है, तुम वहाँ उसकी खिड़की से झांक कर बंगले की पहरेदारी करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि तुम अपने ससुराल की ड्यूटी कर रहे हो। मैं सर्वेंट क्वार्टर में चला गया और उसकी खिड़की के पास बैठ गया। सर्वेंट क्वार्टर की खिड़की से बंगले का गेट साफ साफ नजर आ रहा था। अभी मुझे 2 घंटे ही गुजरे थे कि मेरी नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। उस चीज़ ने मुझे हैरान कर दिया था। रात के लगभग 3 बज रहे थे जब हल्की सी आहट हुई। मुझे बंगले के गार्डन की तरफ कोई कूदता हुआ नजर आया। बंगले के गार्डन के बाहर की दीवार से कोई गार्डन के अंदर कूदा था। वहाँ से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी तो मैं चौंक गया। जब मैंने गौर से देखा तो ये वही आदमी था, वही तांत्रिक जो डॉक्टर त्यागी के साथ आया था और जिसने मालिक से उनकी बेटी की शादी के बारे में कहा था। मैं इस आदमी को देखते ही पहचान गया था और इसे इस तरह से बंगले के अंदर चोरी छुपे आते हुए देखकर हैरान रह गया था। ये तो वही तांत्रिक है, मगर उसका यहाँ पर क्या काम था? इससे पहले कि वह आदमी मेरी आंखों से ओझल हो जाता, मैं सर्वेंट क्वार्टर से बाहर निकल आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये यहाँ क्यों मौजूद है, क्योंकि ये इस बंगले के अंदर बिल्कुल चोरों की तरह घुसा था और फिर उसे रात के समय आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे पकड़ पाता, वह तेजी से चलता हुआ चोरी चुपके खिड़की से बंगले के अंदर कूद गया और मालिक के कमरे की पीछे की ओर चला गया। मैंने देखा कि मालिक के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, मगर मैंने मालकिन की मौजूदगी की वजह से कमरे के अंदर जाना ठीक नहीं समझा। लेकिन जब मेरी नज़र मालिक के कमरे के अंदर गई तो मैंने देखा कर बिस्तर पर सिर्फ मालिक मौजूद थे, मालकिन नहीं थी। मैं तुरंत कमरे के अंदर चला गया और मालिक को नींद से जगा दिया। घबराने की बजाय मालिक खामोशी से उठे और बाहर आ गए। सामने का नज़ारा देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा वह मेरी समझ से बाहर था। मालिक की पत्नी और वह आदमी एक दूसरे के साथ खामोशी से कुछ बातें कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे आपस में पैसों का लेन देन कर रहे हो। मालिक की पत्नी को देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वह ऐसे लोगों से भी मिलती जुलती होगी, बल्कि ऐसे लोगों को तो वह अपने करीब भी भटकने नहीं देती थी। मगर आज जो मैं देख रहा था उसे देखकर तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मालिक ने जाकर उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। जब मालिक ने अपनी पत्नी को घूर कर देखा तो मालकिन घबरा गई। उन्होंने कहा, यह क्या कर रही हो और इस आदमी से इस समय क्या बातें कर रही हो तुमने इस आदमी को यहाँ क्यों बुलाया, वो भी रात के इस समय पर? आखिर कौन है ये? मालकिन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मालिक बिना किसी सबूत के अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहते थे। उन्होंने मुझसे कहा, इसे पकड़ लो और इसे स्टोर रूम में बंद कर दो। इसकी इतनी पिटाई करो कि जब तक ये सारा सच न उगल दे कि ये यहाँ पर क्यों आया है, तब तक इसे मारते ही रहना। यह सुनकर वह आदमी भी घबरा गया। उसके चेहरे पर आता हुआ पसीना साफ साफ नजर आ रहा था। मालकिन के चेहरे की भी हवाइयाँ उड़ गई थी। अचानक उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो बड़े साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मगर गलती सिर्फ मैंने अकेले नहीं की, इसमें आपकी पत्नी भी शामिल हैं। इन्होंने मुझे कहा कि मुझे उस दिन इस घर में आकर आपके सामने झूठ बोलना है। मालकिन ने मुझे पैसों का लालच दिया था कि मैं तांत्रिक बनकर आऊं और इन्होंने मुझे अपनी बेटी के बारे में कुछ बातें बता दी थी जो मैंने आपको बताई। तो आपको यकीन आ गया कि मैं एक सच्चा तांत्रिक हूँ। फिर मैंने आपसे झूठ कहा था कि आप अपनी बेटी की शादी किसी गरीब इंसान से कर दे तो आपकी बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी। ऐसा कहने के लिए मुझे मालकिन ने ही कहा था। उन्होंने मुझे 20 लाख रुपए देने का वादा किया था। ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर किया है। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, बल्कि एक मामूली इंसान हूँ। मालिक तो अपनी पत्नी की बातें सुनकर हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा, क्या तुम अंधे हो गए थे जो इस औरत की बातों में आ गए? मालिक उस पर चिल्लाने लगे। वह कहने लगा, मालिक, मैंने जो काम किया है मैं उसी के पैसे लेने के लिए आया हूँ। यह सब सुनकर तो मालिक के पैरों तले से जमीन निकल गई थी, जबकि मालकिन फूट फूट कर रो रही थी। वह आदमी तो साफ साफ मालकिन पर इल्ज़ाम लगा रहा था और कह रहा था, इन्होंने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। आखिर एक झूठ बोलने के मुझे 20 लाख रुपए मिल रहे थे, इसलिए मैं इस काम से इनकार नहीं कर सकता था। वह कहने लगा, मालिक,
मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मालिक ने जब चिल्लाते हुए मालकिन से पूछा, क्या ये आदमी सच कह रहा है, तो मालकिन घबरा गई और फिर उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी ही समझना चाहिए था। दरअसल मैं तुम्हारी बेटी से नफरत करती थी। तुमने मुझसे दूसरी शादी की थी, फिर भी तुम सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बेटी से ही करते थे। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी आंखों में कितने सारे सपने सजाकर आई थी, मगर तुमने सारा प्यार अपनी बेटी पर ही लुटा दिया। इस घर की एक एक चीज़ तुमने अपनी बेटी के नाम कर दी। मुझे तो कुछ समझा ही नहीं, यहाँ तक कि मुझे तो तुम सिर्फ अपनी बेटी की परवरिश करने के लिए लेकर आए थे। ये कहकर जब मालकिन रोने लगी तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये औरत मालिक की दूसरी पत्नी है और सनाया मैडम की सगी माँ नहीं है, जबकि सनाया मैडम की सगी माँ कोई और थी। वह कहने लगी, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी से बदला लेना चाहती थी। मालिक कहने लगे, कैसा बदला? तुम कितनी घटिया औरत हो। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने इस आदमी के साथ मिलकर मेरी बेटी के साथ क्या किया है? मुझे पूरी बात सच सच बताओ। मालिक जोर जोर से चिल्लाने लगे तो उन्होंने अपनी गलती के बारे में बता दिया। उन्होंने जो कुछ किया था वह सब खुलकर सामने आ गया। दरअसल मालिक की पत्नी खुद ही सनाया मैडम को उल्टी सीधी दवाइयाँ देकर बीमार करती रही थी। वह उनकी माँ थी, इसलिए उन पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। और ये आदमी, इसने तो सिर्फ अपनी मालकिन के कहने पर झूठ बोला था, लेकिन एक और आस्तीन का सांप भी यहाँ था जिसने मालकिन का साथ दिया था, और वह था मालिक का फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर त्यागी। डॉक्टर त्यागी मालकिन के साथ मिला हुआ था। वह आदमी कहने को तो मालिक का दोस्त था, मगर मालकिन उसे ढेर सारे पैसे दे रही थी। वही था जो सनाया मैडम की सेहत खराब करने वाली दवाइयाँ मालकिन को दिया करता था, और मालकिन सनाया मैडम की असली दवाइयाँ बदलकर उसमें ये दवाइयाँ मिला दिया करती थी। तभी तो सनाया मैडम ना ठीक हो रही थी, ना पूरी तरह बीमार पड़ रही थी। उनकी हालत अजीब सी हो गई थी। वह कभी कभी पागल हो जाती, और मालकिन चाहती भी यही थी। ये गलत दवाइयाँ सनाया मैडम को पागल बनाने के लिए दी जा रही थी, ताकि वह एक दिन इन्हें खाकर इस दुनिया से चली जाए। मालिक को ऐसा लगता कि उनकी बेटी बीमारी की वजह से मर गई। औरत भी कितनी अजीब होती हैं। मालकिन से मालिक की मोहब्बत की शादी हुई। भले ही उनकी पहली शादी उनके परिवार वालों ने करवाई थी, मगर वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। जब उनकी पहली पत्नी का निधन हो गया तो उन्होंने अपनी मोहब्बत से शादी कर ली। जब मालिक की दूसरी शादी हुई थी तो सनाया मैडम सिर्फ 2 साल की थी, और उन्होंने अपना सारा प्यार अपनी मोहब्बत को छोड़कर बेटी पर लुटा दिया था। इस बात की पूरी जिंदगी मालकिन को जलन रही। मालकिन सनाया मैडम को मानसिक रूप से तोड़ना चाहती थी। वह चाहती थी कि सनाया किसी गलत संगति में पड़ जाए, जिससे मालिक इन्हें घर से निकाल दे और अपनी जायदाद से बेदखल कर दे। मगर सनाया मैडम बहुत अच्छी लड़की थी। उन्होंने कभी अपने पिता की इज्जत खराब करने के बारे में भी नहीं सोचा। जब ये सब नहीं हुआ तो मालकिन ने डॉक्टर त्यागी को इस आदमी के साथ मिलकर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि बेचारी सनाया मैडम जीते जी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी और मौत के करीब पहुंच गई। मालिक भी अपनी बेटी की बीमारी से बहुत परेशान हो चुके थे। उन्होंने इस आदमी के बातों में आकर मेरी शादी अपनी बेटी से करवा दी। ये सारी बात सुनकर मालिक रोने लगे। मैंने पहली बार उन्हें रोते हुए देखा था। मुझे तब एहसास हुआ कि बेटी का पिता सच में बहुत कमज़ोर होता है। भगवान सबकी बेटियों का भाग्य अच्छा करे, उन्हें अपने अपने घरों में खुश रखे। इतना सब कुछ होने के बाद मैंने मालिक को भरोसा दिलाया कि मैं सनाया मैडम से बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपकी बेटी को दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करूँगा। मेरे लिए तो सनाया से शादी होना बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर मैं आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। मेरी बात सुनकर मालिक को बहुत खुशी हुई थी। उन्होंने मालकिन को घर से निकाल दिया और डॉक्टर त्यागी, इस आदमी और मालकिन तीनों को ही पुलिस के हवाले कर दिया। ये बंगला पहले से ही सनाया मैडम के नाम था। मालिक ने हम दोनों को इस घर में रहने के लिए कहा। मैं अपनी पत्नी के साथ अब खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा हूँ और मेरी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ है। मालिक भी अपनी बेटी को मेरे साथ खुश देखकर बहुत प्रसन्न रहते हैं।
मगर उन्हें आज भी बहुत अफसोस होता है कि उनकी पत्नी ने इतनी घटिया हरकत की थी। लेकिन उनकी पत्नी आज जेल में चक्की पीस रही हैं और उसे उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।